नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। एक विषय जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, साथ में चिंताएं भी बहुत हैं कि अवैध रूप से जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में बसे हैं, उनका क्या होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए और उस कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दो ऑर्डर्स ऐसे थे जो वाकई में आपकी चिंता बढ़ाते हैं। चिंता इसलिए क्योंकि बहुत सारे भारतीय अमेरिका में बसे हुए हैं, कईयों के पास कागज नहीं है और अब ट्रंप ने जब से ये नीतिगत फैसला लिया है कि जो अवैध प्रवासी उनके देश में हैं, उनको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। और अभी जो लगभग एक संख्या निकल कर आ रही है, पिछले साल कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि 1100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, वापस इंडिया भेजा गया था और अब 18,000 ऐसे भारतीय नागरिक जो कि प्रवासी हैं, अवैध रूप से अमेरिका में रुके हुए थे, उनको वापस बुलाएगी भारत की सरकार। क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार ट्रंप को खुश करने में लगी है और साथ में वो ये सोच रहे हैं कि जो लीगल जो चैनल्स हैं उनको बरकरार रखा जाए, जैसे कि H1B वीजा का इशू है, स्टूडेंट्स वीजा का जो इशू है, जो लीगल चैनल्स हैं वो खुले रहें। इसके चलते मोदी सरकार ने ये अग्री कर लिया है कि 18,000 प्रवासी भारतीय जो कि वहां अवैध रूप से रुके हुए थे, उनको वापस बुलाया जाएगा। एक मसला ये है और दूसरा एक बर्थ राइट का इशू है। एक कानून था कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका में पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है, लेकिन अब उस कानून को बदला गया है एक नीतिगत फैसले के तहत कि अगर उस बच्चे के पेरेंट्स इलीगली तरीके से अगर उनका स्टे वहां पर है, तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी और नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब इन दोनों डिसीजंस का भारत पर क्या असर पड़ेगा और विश्व में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक अफरा तफरी का माहौल है और यूएस और मेक्सिकन बॉर्डर पर अगर इस समय की जो स्थिति, ताजा स्थितियां आ रही हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, वहां पर जो स्टील वॉल खड़ी की गई है उसको लोग कूद कर फांदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो आज इस पूरे विषय की गंभीरता को हम समझेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर स्वरण सिंह है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये पहले मैं शुरुआत करूंगी, जो अवैध तरीके से जो प्रवासी वहां पर बसे हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि उनको ढूंढ ढूंढ कर उनसे कागज मांगा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सीए और एनआरसी के समय में यहां पर मुसलमानों से कागज मांगे जा रहे थे। क्या ये सही बात है कि अब जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो भी अपने आप में बहुत पेचीदा होगा अमेरिका में? नीलू, धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। सबसे पहली बात मुझे लगता है जो समझना ज़रूरी है वो ये कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। करीब 27 या 28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है उनकी। और भारत इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हो सकता है जल्द ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, फिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है। तो भारत का अमेरिका के साथ साथ तालमेल और अमेरिका का भारत के साथ तालमेल स्वाभाविक है। कई क्षेत्रों में हिस्सेदारी बननी चाहिए, बनेगी। इसलिए जो चिंताएं हैं, शंकाएं हैं आपस में, उनको पूरा कोशिश होगी कि उनको दूर किया जाए या उन पर काबू लाया जाए, उनका प्रबंधन किया जाए। उसी के चलते जो आपने बात कही कि इलीगल इमिग्रेंट्स की जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक तत्कालीन तरीके से उनको आपातकाल के तरीके से उनको वहां से हटाया जाएगा। उसमें सबसे पहली बात नीलू जो समझना जरूरी होता है वो ये कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और अमेरिका में जो H1B वीजा की हम बात करते हैं, हाई स्किल्ड जो इमिग्रेंट्स आते हैं अमेरिका में, उसमें 3/4 संख्या जो है वो H1B वीजा भारतीय लोगों को मिलता है। तो बड़ी बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहां जाते हैं। अभी की बात करें तो करीब 3 लाख भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो यहाँ से गए हैं पढ़ने के लिए। तो एक तो संख्या बड़ी है भारत की। और उस बड़ी संख्या में जब ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात करती है कि करीब 14.5 लाख कुछ इस तरह के लोग उनकी सूची में हैं जिन पर ये कार्यवाही हो सकती है, उसमें भारत
के नाम पर केवल 18 से 20,000 लोगों की बात चल रही है। तो ये जो प्रोपोर्शन है चीज़ों का, वो शायद समझना बहुत ज़रूरी होता है कि समस्या है, पर इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि रिश्तों में खटास या तनाव आने की एक हालत बन सकती है। और आखिरी बात कि भारत, जैसा खबरों में आ चुका है, पहले से ही इस मुद्दे को लेकर चौकन्ना है और बातचीत शुरू भी हो चुकी है कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाएगा। और जब भारत बात करता है सैद्धांतिक तौर पर कि जो गैर कानूनी इस तरह से घुसपैठिए हैं, वो किसी भी देश में, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, नहीं जाने चाहिए, तो उस बात पर भारत अडिग है। और एक छोटी संख्या भारतीय जो लोगों की वहाँ, जिनको आज गैर कानूनी करार किया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, भारत उसमें पूरा योगदान देगा और कोशिश करेगा कि कम से कम जो इस तरह से नागरिक वहाँ पहुँचे हैं, जिनकी कोई ख़ास समस्या है, उसको समझा जाए, उसको सुलझाया जाए, और जो जानबूझकर गलत तरीके से वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वापिस भारत बुलाया जाए। राइट। लेकिन मिस्टर सिंह, सबसे बड़ी बात ये है, आपने कहा कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि लोग समझ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अफ़रा-तफ़री का माहौल है और आज भारत में ये चीज़ है और पूरे विश्व में अलग-अलग जो देश हैं, उन वहाँ से अगर इसी तरीके से लोग रिपैट्रिएट किए जाएँगे, तो फिर उस देश का क्या होगा? और मैं बाकी देश की भी बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में इसको लेकर फ़ॉल बैक पॉलिसी क्या है? क्या इससे अंदरूनी चीज़ें जो इक्विलिब्रियम है वो कहीं न कहीं डैमेज नहीं होगा जब बाहर से लोग आएँगे और उसका क्या असर पड़ेगा अपने देश पर? देखिए, अफ़रा-तफ़री की जो आपने बात की, वो तो राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से पहले भी और पहले 24 घंटे में जिस तरह से अलग-अलग एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यू किए हैं उन्होंने, तो अफ़रा-तफ़री का माहौल तो ज़ाहिर है, क्योंकि सबसे ताकतवर देश है, उसके वो राष्ट्रपति हैं। यदि वो कुछ नीतियों में इस तरह से अचानक बदलाव लाते हैं, तो अफ़रा-तफ़री का माहौल पूरे विश्व में बनता है। चाहे उनके दोस्त देश हों, या उनके कॉम्पिटिटर्स जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हों, वो हों, या उनके दोस्त देश हों दूसरे, सभी में बहुत से मुद्दों को लेकर लगातार चिंताएँ हैं। वो आज केवल चीन, कनाडा और मेक्सिको नहीं, आज वो यूरोप की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ भी टैरिफ वो बढ़ाने वाले हैं। तो ये सोच जो राष्ट्रपति ट्रंप की है कि सारी दुनिया के देश अमेरिका से फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं, उसको लेकर उनको लगातार जो ट्रेड डेफ़िसिट का मुद्दा है, वो उस पर बड़े चौकन्ने रहते हैं। उसी को लेकर वो टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो आयात है विदेश से अमेरिका में, उसको कम किया जाए और जो निर्यात है उसको बढ़ाया जाए। तो उसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि बहुत से मुद्दे हैं, जिनमें ये भी एक मुद्दा है। हाँ, ख़ासकर जिन परिवारों को इसमें सूची में जिनके नाम हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। और भारत की सरकार ने लगातार, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय से जो भारतीय नागरिक पूरे विश्व में हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक जो वहाँ लोग रहते हैं, उनके प्रति जो सहानुभूति है भारत की, वो लगातार बनी हुई है। और भारत ने साफ किया है बार-बार कि भारत के नागरिक या भारतीय मूल के जो लोग हैं, अलग-अलग देशों में यदि उन पर कोई संकट आता है, तो भारत सरकार उसमें बिल्कुल आगे बढ़कर अपना योगदान देगी, ज़रूरत पड़ी तो हस्तक्षेप भी करेगी उसमें। तो उसी पूरे जो परंपरा एक तरह से बनी आ रही है पिछले 20 सालों से, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि फिर से अब भारत सरकार इस पर पूरा एक तरह से संज्ञान लेगी और कोशिश करेगी कि इसका जो खामियाज़ा लोगों को आम रोज़मर्रा के जीवन में पड़ने वाला है, वो कम से कम किया जाए उसको। और जो लोग आने वाले हैं, उनको पूरी सहायता दी जाए कि किस तरह से उनको विकल्प उनके आगे क्या रखे जा सकते हैं, कि किस तरह के दूसरे रोज़गार या कुछ और वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ़िगर है मिस्टर सिंह, ये भी लोग बोल रहे हैं कि ये फ़िगर 18,000, तो अभी ये ऑन द रिकॉर्ड है ये खबर, ये फ़िगर, लेकिन इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, लाखों में ये संख्या हो सकती है। क्या ये सही बात है और आपको क्या अंदेशा लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि जो संख्या सामने है, जो औपचारिक रूप से दी गई है वहाँ से, हमें फ़िलहाल उसी पे ध्यान देना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ या स्पेकुलेशन में मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरा जो यदि उस तरह का रवैया भारत में होता है, तो उसका नकारात्मक ही असर होगा कि किस तरह से तालमेल बनेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भारत की सरकार का बातचीत कैसे होगी। तो जो औपचारिक रूप से सार्वजनिक संख्या है, उसी पर मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए इस वक़्त।
लेकिन मिस्टर सिंह, बर्थ राइट वाला इशू और क्या ये जो इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, ये दोनों कहीं ना कहीं क्या इंटरकनेक्टेड आपको लगते हैं? बिल्कुल, हाँ, इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा खबरों में, वो कहा गया कि केवल जो नॉन परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, जो ख़ासकर गैर कानूनी तरीके से जो घुसे हुए हैं अमेरिका में, तो उनकी संतानों को, उनके बच्चों को वो बर्थराइट सिटीज़नशिप लागू नहीं होगा। ये ऐसा एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर इश्यू किया गया है। पर इसमें कुछ-कुछ अभी परेशानियाँ हैं इस एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर में। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका का जो संविधान है, उसमें ये प्रावधान प्रावधान है कि उसमें ये प्रस्तावना है, प्रावधान है कि बाय बर्थ राइट सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए लोगों को। तो क्या आप संविधान में संशोधन किए बगैर इस तरह का एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका एक फेडरल सिस्टम है। उसमें जो राज्य सरकारें हैं, उनको काफ़ी हद तक अपना निर्णय लेने का एक तरह से एक एक स्पेस होती है उनके पास कि वो अपना निर्णय भी ले सकती हैं। फेडरल गवर्नमेंट अपने अलग तरह से निर्णय लेती है और संविधान में एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स की सूची है और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स की सूची है। तो कितनी स्टेट्स, अब देखा शायद बहुत सी स्टेट्स भी इस बात पर अपना रुख सामने रखने वाली हैं। और तीसरी बहुत जो ख़ास बात है, एसोसिएटेड प्रेस ने कल ही एक नेशन वाइड सर्वे किया इस बात को लेकर के देश क्या सोचता है इस मुद्दे को लेकर कि जन्म से नागरिकता मिलनी चाहिए खासकर इन लोगों को जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं। तो आम जनता में जो सर्वे हुआ उसमें से 10 में से केवल 3 लोग इस तरह की नीति का समर्थन करते हैं। फिर उन्होंने एक और अलग से कैटेगरी बनाई कि डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, उनका क्या रवैया है। तो उस सर्वे में 10 में से 1 डेमोक्रेट जो है वो एवरेज इस तरह की नीति को सपोर्ट करता है। तो इस नीति को कार्यान्वित करने में, ज़मीन पर लागू करने में मुझे लगता है कानूनी और मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन को लेकर और राज्यों का क्या रवैया है उसको लेकर काफ़ी अटकलें आने वाली हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में, और अगर ज़्यादातर जनता इस अफ़रा-तफ़री का जो माहौल है उसको नहीं एंडोर्स कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्या आने वाले दिनों में क्या हम फेडरल कोर्ट्स में, यूएस कोर्ट्स में, क्या हम इस चीज़ की भरमार देखेंगे कि लोग पिटिशन्स फाइल करेंगे, चैलेंज करेंगे इस कोर्ट ऑर्डर का? तो इसका असर डोनाल्ड ट्रम्प पे क्या पड़ेगा? क्योंकि जब अमेरिका में वहाँ की जो जनता है या वहाँ पर प्रवासी जो लोग हैं, अगर वो इस तरीके से चैलेंज करेंगे, तो फिर बाकी देश के लोग भी तो चुप नहीं बैठेंगे। और इसमें एक सिर्फ भारत के ही लोग वहां पर नहीं रुके हुए हैं। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, बहुत सारे देशों से लोग वहां बसे हुए हैं। तो क्या अब अलग अलग देश की सरकारें अब ऐसे लोगों को मदद करेंगी कि भाई आप जाइए, इस डिसीजन को आप चैलेंज करिए? दूसरी सरकारें क्या करेंगी ये कहना मुश्किल है, पर हाँ, यदि भारत उसमें कुछ किसी तरह से सहूलियत करता है ऐसे लोगों को जो इस तरह के निष्कासन को सवालिया निशान लगाकर कोर्ट में ले जाना चाहेंगे, तो हो सकता है इसका प्रोत्साहन दूसरे देशों को भी मिल सकता है। तो ये अफरा-तफरी का जो हम बात कर रहे हैं ना, वो माहौल लगातार मुझे लगता है कि बना रह सकता है इस मुद्दे को लेकर। और उसके अलावा आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। वो निर्णय अपने बिल्कुल बदल भी सकते हैं। पूरे चुनावों के दौरान वो चीन से जिस तरह से टक्कर लेने की बात करते रहे, रवैया अपना उन्होंने बड़ा ही आक्रामक दिखाया चीन को लेकर। यहाँ तक कहा कि वो 60 या 100% तक टैरिफ चीन के से आने वाले आयात पर बढ़ा सकते हैं। अब क्या हुआ? अब वो अपने इनॉग्रेशन में पहले संदेश भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं कि चीन के राष्ट्रपति को वो चाहते हैं कि वो आएँ। जब कोई जवाब नहीं आया तो फ़ोन करते हैं उनको, शी जिनपिंग को, राष्ट्रपति जो चीन के हैं उनको, कि आप हमारे यहाँ इनॉग्रेशन में आएँ। उनके उपराष्ट्रपति फिर आते हैं इस निमंत्रण पर इनॉग्रेशन में। तो आज जो बात हो रही है वो ये कि केवल शायद, उसमें शायद भी है, केवल 10% टैरिफ बढ़ाने की बात, वो भी 1 फरवरी से होने वाली है। और उसमें ये भी साफ नहीं है, क्योंकि बार-बार वहाँ से कहा जा रहा है कि क्योंकि चीन फेंटानिल का निर्यात करता है कनाडा को, एक वो सिंथेटिक ओपिएड है फेंटानिल, उसका जिक्र बार बार आ रहा है कि क्योंकि चीन उसका निर्यात कनाडा और मेक्सिको को करता है और फिर वो आखिरकार वो अमेरिका में
वो पहुँचता है और नुकसान करता है लोगों को। इसलिए इस ये 10% टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या एक खास एक्सपोर्ट को लेकर, एक खास निर्यात को लेकर होगा, या सभी पूरे निर्यात को लेकर होगा? क्या 10% होगा? क्या पहली फरवरी तक होगा या नहीं होगा? तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जो जन्म सिद्ध अधिकार नागरिकता का है, उस पर भी हो सकता है कि यदि बहुत अफरा-तफरी होती है, तो ज़ाहिर है कि कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। यहाँ मैं एक खास किताब का ज़िक्र करना चाहूँगा कि आपने जो सुना होगा, काश पटेल, अब वो निर्देशक हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के। उन्होंने पिछले साल एक बड़ी मशहूर हुई वो किताब उनकी, जिसका टाइटल है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। तो वो डीप स्टेट की बात करते हैं उस किताब में, और कहते हैं कि पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप को डीप स्टेट ने अपनी सोच को लेकर नीति निर्धारण नहीं करने दिया, बात को आगे बढ़ाने नहीं दिया, बात-बात पर रोका उन्होंने। तो क्या ये डीप स्टेट भी एक फैक्टर अब दूसरे कार्यकाल में होगा? क्या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यू हो गए हैं, वो वाक़ई में ज़मीन पर उतार पाएँगे या नहीं उतार पाएँगे? क्योंकि वो जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो उनका किस तरह से समर्थन करेगी या नहीं करेगी, वो सब मुद्दे भी हैं। तो हाँ, अफरा-तफरी का माहौल बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्या ये सब चीज़ें वाक़ई कार्यान्वित होंगी, ये हमें देखना होगा आने वाले समय में। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है कि क्या इम्प्लीमेंट वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन अब जो बहुत सारे लोग जिनके फैमिलीज़ के लोग वहाँ पर सेटल्ड हैं अमेरिका में, कम से कम मैं भारत की बात करूँगी, कि क्या वाक़ई में इस समय भारत में जो रह रहे लोग हैं या उनके परिवार वाले जो वहाँ सेटल कर चुके हैं, क्या उनके लिए अब उनके ऊपर क्या एक खतरे की तलवार लटक रही है? और उनके लिए कैसे ये जो चिंता का विषय है, उस चिंता को कैसे इस समय दूर करेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो ये नीलू जी, कि यदि भारत अपने आप में ही एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, बाद में तीसरी या दूसरी आर्थिक व्यवस्था बनने वाला है, तो जो आकर्षण है भारतीय लोगों को अमेरिका जाने का, शायद उसमें थोड़ी कमी होगी आने वाले दशकों में, आने वाले वर्षों में। तो जो होड़ लगी रहती है, या लगी रहती थी, वो अपने आप में मुझे लगता है एक तो कम होगी। और उसके साथ ये भी झुठलाया नहीं जा सकता कि यदि इस तरह का रवैया कार्यकाल जो दूसरा अभी है राष्ट्रपति ट्रंप का बनता है, कि इमिग्रेंट्स के प्रति उनका थोड़ा-सा आक्रामक रुख है, वो उनको नहीं लगता कि सब लोगों को आने देना चाहिए अमेरिका में, तो अलग-अलग तरह के अंकुश लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो स्पाउस का एक H-1B के साथ H-4 वीज़ा होता है, जिसके अंतर्गत वो रोज़गार पा सकती हैं अमेरिका में। जब रोज़गार पा सकते हैं, यदि पत्नी वहाँ H-1B पर गई हैं, तो H-4 पे वीज़ा ले सकते हैं, तो उसमें हो सकता है रोज़गार मुहैया नहीं हो। उसके साथ-साथ यदि आप वहाँ, आपके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीज़नशिप है, तो किसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं? क्या आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, भाई-बहनों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कज़िन्स को, ग्रैंड-पेरेंट्स को, पेरेंट्स को? तो उसमें भी अंकुश लगाया जा सकता है कि आप कितने लोगों को, कितनी दूर के रिश्ते तक आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं अमेरिका बुलाने के लिए। तो यदि इस तरह का रवैया बनता है कि इमिग्रेंट्स जो हैं, वो जैसे बार-बार राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो मुसीबत हैं, वो आतंकी हैं, वो ड्रग कार्टेल चलाते हैं। यदि उनकी ये सोच है, तो ज़ाहिर है कुछ अंकुश लगेंगे इस बात को लेकर। तो ऐसा नहीं कि दरवाज़े बंद हो जाएँगे। आप देखें, इलॉन मस्क यहाँ तक कह चुके हैं अपने एक्स के ऊपर कि वो इस बात को लेकर ऐसा युद्ध छेड़ सकते हैं कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हाई स्किल्ड जो मैन फोर्स है, वह सॉरी हाई स्किल्ड वर्क फोर्स जो है, वो अमेरिका को लगातार उसकी ज़रूरत है। यदि उसको तकनीक के बिल्कुल अपने हाशिए पर रहना है, सबसे आगे रहना है, तो उसको हाई स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा हाई स्किल्ड वर्कर्स ज़ाहिर है भारत से जाते हैं वहाँ। विद्यार्थी भी यहाँ से बहुत जाते हैं। तो दरवाज़े बंद होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ कोई भी अवसर नहीं मिलेगा लोगों को वहाँ जाने का, या वहाँ शिक्षा या रोज़गार पाने का, पर उसमें हाँ, अंकुश ज़रूर लगेंगे धीरे-धीरे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अफ़रा-तफ़री होगी, पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा संकट कुछ भारत के ऊपर आने वाला है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ज़्यादा ध्यान चीन पर रहेगा। हुँ। उसके साथ-साथ फिर शायद रूस पर रहेगा, और भारत, यदि उनका हिंद प्रशांत क्षेत्र में ध्यान बढ़ता है, तो भारत को तो लगातार वो अपना साझेदार मानते हैं। उसमें ज़रूर है कुछ-कुछ डिसजंक्शंस होंगी, कुछ-कुछ चुनौतियाँ रहेंगी छोटी,
और लगातार मुझे लगता है कि साझेदारी भी बढ़ेगी दोनों देशों में। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन फेडरल देश। थैंक यू।